हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी हंटर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। पालास, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास। ठीक है, देखें किस तरीके से बैटल फॉर कन्नौज रहती है। सबसे पहले हम एक पीरियड का टाइमलाइन बना लेते हैं। रफली फ्रॉम 750 टू 950 एडी का हमारा पीरियड रहता है जब कन्नौज के लिए लड़ाई होती है। ठीक है, टॉपिक्स की बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्नौज पर कन्नौज एक इम्पोर्टेंट सेंटर किस तरीके से बनता है, कन्नौज के लिए लड़ाई क्यों होती है, क्यों एक कंटेस्ट होता है इस नॉर्दर्न सुप्रीमेसी के लिए। फिर देखेंगे जो कन्नौज है उसको क्यों एक इंपीरियल प्राइज बोला जाता है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे गुजर प्रतिहारास के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पाल डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, आफ्टर कवरिंग द पाल डायनेस्टी हम बात करेंगे राष्ट्रकूटास का क्या रोल रहता है। ठीक है, देन हम डिफरेंट फेजेस देखेंगे, डिफरेंट की इवेंट्स देखेंगे जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के दौरान होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के। ठीक है, उसके बाद रिलीजन देखेंगे और पैटर्नेज देखेंगे। ठीक है, देन वी विल सी द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड लास्ट में जो अर्ली मेडिवल स्टेट की एक हिस्टोरियोग्राफी है वो देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, द कंटेस्ट फॉर द नॉर्दर्न सुप्रीमेसी। ठीक है, देखो हमने देखा पहले किसका एम्पायर होता था, हर्षा का एम्पायर होता था। हर्षा के बाद क्या हुआ, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, जब इनका डिक्लाइन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्दर्न जितना भी इंडिया है वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल वैक्यूम हमें दिखता है। जितने भी अलग अलग रीजन है, ठीक है, वहाँ पे अपनी लोकल पावर्स आई और तीन डायनेस्टीज जो मेन है इंपीरियल कंट्रोल के लिए, उनके अंदर हमें कन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखा। ठीक है, इसमें हमें काफ़ी लॉन्ग एक कन्फ्लिक्ट दिखता है बिटवीन द गुजर प्रतिहारास, ठीक है, जो कि वेस्ट में थे। जो पालास थे, देवर इन द ईस्ट, एंड द राष्ट्रकूटास इन दक्कन। ठीक है, तो इन तीनों में हमें क्या दिखता है, कन्फ्लिक्ट किस चीज़ के लिए, सुप्रीमेसी किसका, नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, इस कन्फ्लिक्ट को ही हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। इसमें जो कंट्रोल की बात होती है, जो सेंटर होता है, किसकी लड़ाई होती है, लड़ाई होती है कन्नौज के लिए। अब कन्नौज की बात करते हैं, कन्नौज को इंपीरियल प्राइज क्यों बोला जाता है। देखो, हर्षा के बाद जो कन्नौज है, दिस बिकम अ सिंबल ऑफ पावर, पावर ऑफ सुप्रीमेसी। एक तरीके का एक बहुत स्ट्रेटेजिक इसकी एक वैल्यू हो गई थी। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम देखें, एक सोवरेनिटी का एक सिंबल था। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन पे हमें कन्नौज दिखता है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखते हैं हर्षवर्धन की जो कैपिटल होती है। ठीक है, जो कन्नौज है, एक वैलिडेशन मिल गया था इसको एक इंपीरियल स्टेटस का कि राजा यहीं से रूल करते हैं। ठीक है, पहले जो पाटलिपुत्र था, ठीक है, उसको रिप्लेस कर लिया था कन्नौज ने, कि जो मेन राजा होगा वो कहाँ का कंट्रोल लेगा, वो कन्नौज का कंट्रोल लेगा। ठीक है, दूसरा, ये गंगा और यमुना दोआब के आसपास है, वहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर, हम रिसोर्स की बात करें, काफ़ी रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स हमें दिखते हैं। काफ़ी मेजर जो ट्रेड रूट्स हैं वो हमें दिखते हैं। ठीक है, अगर कन्नौज पे कंट्रोल हुआ, देन तुम्हारे पास जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, बात करते हैं डायनेस्टीज के बारे में। द फर्स्ट वन इज द गुर्जर प्रतिहारास। देखो, जो गुर्जर प्रतिहार से वेस्टर्न इंडिया की काफ़ी एक पावरफुल डायनेस्टी रही है। ठीक है, जितने भी अरब इन्वेजन्स हुए जो सिंध से हुए, उनके खिलाफ ये काफ़ी लड़े, काफ़ी इन्होंने आ, इस देश, अपने अपनी कंट्री को बचाया। ठीक है, इसमें इनके ओरिजिन की बात करते हैं तो उसमें तीन टाइप की हमें आ, दिखती है, किस हिस्टोरियोग्राफी दिखती है। पहली कि जो अग्निकुल है, ठीक है, बाद में जैसे हमें एक दिखता है पृथ्वीराज रसो, जो कि चांद बरदई की किताब है। ठीक है, तो उनको बताते हैं कि दे आर द वन ऑफ द फोर राजपूत क्लैंस जो कि अग्निकुंड से आते हैं, जो माउंट आबू में है। ठीक है, दूसरा जो वी ए स्मिथ है, विंसेंट एडम स्मिथ है, वो कहते हैं कि जो हुनास है या फिर जो सेंट्रल ट्राइब्स से हैं, गुजर ट्राइब्स, तो दे आर ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल एशिया। कि इंडिजीनियस है, कि सब जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, जो आरसी मजूमदार कहते हैं कि नेटिव इंडियन है, देवर ऑफ द क्षत्रिय क्लैंस। ठीक है, रूलर्स की बात करें, नाग भट्ट, वत्सराज, नाग भट्ट सेकंड, मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज का हमने नाम सुना है। ठीक है, नाग भट्ट की बात करें, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, है ना। इन्होंने अरब फोर्सेस को डिफीट किया, उनके जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन उनको चेक किया। वत्सराज की बात करें तो वत्सराज के टाइम से ही हमें ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल दिखता है, जो पाल किंग है धर्मपाल, उसके खिलाफ।
तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, बीसी वत्सराज वर्सेस धर्मपाल। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट हमें यहाँ दिखता है। ठीक है, उसके बाद नागभट्ट की बात करें तो जो नागभट्ट सेकंड है वो आते हैं और कन्नौज को कैप्चर करता है, और कन्नौज क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। ठीक है, बट इनको कौन हराता है, हमने लास्ट में ही पढ़ा था, जो गोविंद थर्ड होते हैं जो कि राष्ट्रकूट हैं। ठीक है, गोविंद थर्ड को जो होते हैं वो नागभट्ट को हरा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बार बार जो कन्नौज है कभी इनके पास कभी उनके पास, तीनों में ऐसे ऐसे बारी बारी जाता रहता है। ठीक है, देन हमें मिहिर भोज दिखते हैं, ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, ये कन्नौज को दोबारा रिकवर करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, बाद में जब पालाज और राष्ट्रकूटास अटैक करते हैं तो उसको डिफेंड भी करते हैं। ठीक है, काफ़ी डिवोट हमें वैष्णव दिखते हैं। ठीक है, इनका जो टाइटल था आदिवरा, ठीक है, ये याद रखना, आदि वराह। ठीक है, डिक्लाइन की बात करें तो राष्ट्रकूट के जो राजा हैं इंद्र थर्ड, ठीक है, वो काफ़ी रेड करते हैं, काफ़ी डिवेस्टेटिंग रेड करते हैं, जिससे ये वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो पावरफुल फ्यूडेटरीज जैसे चंडेलास है, परमार्स हैं, ठीक है, बाद में महमूद ऑफ गजनी भी आते हैं। ठीक है, इन सब की वजह से फिर इनका डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखता है। पालास की बात करें तो दे रोज टू द पावर इन बंगाल एंड बिहार के रीजन में हमें दिखते हैं। ठीक है, बात करें तो लो ऑफ फिशेस की बात की जाती है, अ स्ट्रॉन्ग डिवर द वीक। इसका मतलब सिंपल सा है, जब देखो पाल होते थे, पाल से पहले जो ये यहाँ पे किसी का राज नहीं होता था। ठीक है, दैट इज मत्स्य न्याय। जो मत्स्य न्याय, इट्स मत्स्य न्याय। तो मत्स्य न्याय होता था, इसके अंदर क्या होता था, द लॉ ऑफ फिशेस, जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है ही विल डिवोर द वीक। तो इसको एंड करते हुए पालाज अपना रूल अपना एस्टेब्लिश करते हैं। मेन जो रूलर दिखते हैं द गोपाला, धर्मपाला एंड देवपाला। ठीक है, गोपाला होते हैं द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। ठीक है, एक हेरिडिटरी किंग नहीं थे, एक इलेक्टेड था जो इंडिपेंडेंट चीफ होते थे। ठीक है, ताकि जो ऑर्डर है उसको दोबारा रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, जो धर्मपाल होते ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग, है ना, ये एक्सपेंड करते हैं एम्पायर को। ठीक है, मेन एडवर्सरी होते हैं प्रतिहारास के शुरू के फेज में। ठीक है, कन्नौज को एक कैप्चर करते हैं, एक इंपीरियल दरबार वहाँ लगाते हैं। ठीक है, खुद के नोमनी को उसकी गद्दी पे बिठाते हैं। ठीक है, एंड जितने पाल डायनेस्टी दे द पेट्रनेज इनका रहता है बुद्धिज्म की तरफ। ठीक है, और जो धर्मपाल होते हैं ये विक्रमशिला जो डायनेस्टी यूनिवर्सिटी है उसका फाउंडेशन रखते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी आस्क्ड, जो धर्मपाल है ही विल एस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देवपाल की बात करें तो फर्दर एक्सपेंड करते हैं एम्पायर को, अपने आसपास के नेबर को हराते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैटर्नेज देते हैं बुद्धिज्म को, डिप्लोमेटिक टाइज रखते हैं जो शैलेंद्र डायनेस्टी होती है सुमात्रा की उसके साथ। ठीक है, बाद में देवपाल के बाद डिक्लाइन होती है, बट फिर रिवाइव होती है महिपाल के टाइम पे। ठीक है, बट बाद में इनके बाद जो सेना डायनेस्टी आके इनको सक्सीड करती है। ठीक है, दे वर द लास्ट मेजर रॉयल पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। राष्ट्रकूटास की बात करें, ठीक है, दक्कन में इंपॉर्टेंट थे, तो काफ़ी डिसाइसिवली रहे, इंटरवीन इन्होंने काफ़ी किया। ठीक है, ये कन्नौज को रूल नहीं करना चाहते थे, वो अपनी मिलिट्री माइट दिखाना चाहते थे, पैसा लेना चाहते, प्रेस्टीज के लिए लड़ाई थी। ठीक है, ध्रुव, गोविंद और इंद्र ये काफ़ी कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, पालास प्रतिहारा किंग को हराते हैं, कन्नौज को कैप्चर भी करते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे परमानेंट होल्ड नहीं रख पाते हैं। ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ट्राइपार्टाइल के तीन फेजेस हैं। ठीक है, द फर्स्ट फेज में जिसमें क्या जो वत्सराज होते हैं वो धर्मपाल को हराते हैं, फिर राष्ट्रकूट आगे किसको, वत्सराज और धर्मपाल दोनों को हराते हैं। ठीक है, तो किसकी सुप्रमेसी हो गई, राष्ट्रकूट की। देखो, दीज आर प्रतिहार, समझाने के लिए बता देता हूँ, प्रतिहारास। ठीक है, ये किसको हराते हैं, दे विल डिफीट द पाला। ठीक है, इन सब का जो फादर फिगर आया राष्ट्रकूट, वो आके इनको हरा देता है। ठीक है, ये कौन है, वत्सराज है। ये किसको हराता है, धर्मपाल को। इन दोनों को कौन हराता है, ध्रुव। ठीक है, तो ये पहला फेज में होता है। दूसरे फेज में क्या होता है, यहाँ पे जो धर्मपाल है वो रिकवर होते हैं, इनका खुद का रूलर एस्टेब्लिश कर देते हैं। दिस इज द सेकेंड फेज। ठीक है, देन इसी फेज में हम बात करें
क्या होता है, इनको हराकर कौन आ जाता है, प्रतिहारास। अब इनके पास गद्दी आ गई है, ठीक है। बाद में फिर क्या होता है, फिर राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूट आके फिर इनको हराते हैं, फिर अपनी गद्दी ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, कोई ये इतना मुश्किल सा चीज़ नहीं है। प्रतिहार आए, पाल को हराया, राष्ट्रकूट आए, दोनों को हराया। राष्ट्रकूट के बाद फिर कौन होता है, धर्मपाल होता है। धर्मपाल रिकवर करता है, अपने अपना बंदा बैठा देता है कनौज पे, ठीक है। इसको हरा देते हैं प्रतिहार्स, ठीक है। प्रतिहार्स को हरा के फिर जो राष्ट्रकूट होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड फेज में क्या होता है, इसमें जो मेन सक्सेस दिखती है हमें, प्रतिहारास की दिखती है, ठीक है। प्रतिहारास का कंट्रोल आ जाता है कनौज पे, क्योंकि मिहिर भोज वॉज अ वेरी ग्रेट रूलर ऑफ द टाइम, ठीक है। कनौज पर एक स्टेबल इंपीरियल कैपिटल उसने बनाया, ठीक है। इसके टाइम तक आते आते इनकी पावर काफ़ी डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है। आई गेस ट्राईपार्टाइट जो स्ट्रगल है, अब इसको स्ट्रगल क्यों बोलते हैं, ठीक है। प्रतिहार पाल को हराते हैं, राष्ट्रकूट दोनों को हराते हैं, पाल रिवाइव होते हैं, रिवाइव होने के बाद वो अपना बंदा वहाँ बैठाते हैं, उसके बाद प्रतिहार आके उनको हराते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से जो राष्ट्रकूट है वो प्रतिहारास को हराते हैं, फिर प्रतिहार दोबारा आके अपनी गद्दी को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिहिर भोज। उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जॉस्टेशन हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। काफ़ी वॉरफेयर हो रहा है, मिलिट्री और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो तीनों डायनेस्टी के, ठीक है, वो तीनों कम हो जाते हैं और इवेंचुअली डिक्लाइन हो जाता है इनका, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन दिखता है इनके बाद। जो फ्यूडिटरीज हैं जैसे चंडेला है, परमार है, चौहान है, वो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन दिखता है हमें नॉर्थ इंडिया में 10th और 12th सेंचुरी में, ठीक है। आपस में इतनी लड़ाई है तो मोहम्मद ऑफ गजनी और मोहम्मद गोरी को, महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गोरी को भी मौका मिल जाता है, क्या नाम है, ऐसे अटैक करने का, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज दिखते हैं। रिलीजन की बात करें, जो गुजर प्रतिहाराज है ये वैष्णविज्म और शैविज्म की बात करते हैं। जो पालाज है दे वर द पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज्म। विक्रमशिला है, जो विक्रमशिला को एस्टेब्लिश करते हैं जो हमारे धर्मपाल होते हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से बांग्लादेश में एक साइट है दैट इज सोमापुरा महावीर, महाविहार, ठीक है। और नालंदा को भी एक ग्रांट्स देते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, जो प्रतिहारा है, इनके टाइम पे क्या होता था, एक डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर हमें दिखता है, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बात करें, एक प्रिकर्सर रहता है। फेमस जो टेम्पल है खुजाराहो के, उनसे पहले जो चंडेलास बनवाते हैं, चंडेलास विल बिल्ड द खुजाराहो, इनसे पहले जो स्टार्टिंग फेज है जिसके अंदर ओर्नेट कार्विंग होती है, हमें शिखर दिखता है, ठीक है। दैट इज एट द टाइम ऑफ प्रतिहारास, ठीक है। ग्वालियर उद्यान में हमें दिखते हैं। पाला इम्पोर्टेंट है फॉर देयर स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। मोनेस्ट्रीज में हमें दिखता है काफ़ी ब्रोंज स्कल्पचर्स हमें दिखते हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट दिखती है पाम लीव्स पे, ठीक है। बाद में ये आर्ट जो नेपाल की है, तिब्बत की है, साउथ एशिया की है, साउथ ईस्ट एशिया की है, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो काफ़ी डिबेट में रहते हैं। दो टाइप का था, एक फ्यूडल और एक इंटीग्रेटिव पॉलिटी, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो आर एस शर्मा वही कहते हैं, सामंत होते हैं राष्ट्र दोनों में, ठीक है। एविडेंस है किसके, इंडियन फ्यूडलिज्म का। बीडी चट्टोपाध्याय कहते हैं कि इंटीग्रेट होकर छोटे छोटे आए और दे बिल्ट अ वेरी लार्जर पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिस्टम। तो एक फ्रेगमेंटिंग फोर्स नहीं है, एक इंटीग्रेटिव एलिमेंट है, ठीक है। दीज आर द की टर्म्स एंड देन देयर आर सम PYQs फॉर यू and sorry MCQs for you that you need to practice. This is for today's video, and we will just finish our syllabus by 20 and we will launch our paid course, जिसके अंदर हम यही टॉपिक्स काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे, हम डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, टाइमलाइंस के थ्रू, ठीक है। तो हम काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ने वाले हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ लाइक फिक्स कि आपका सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। साथ में अगर आपको मेहनत करनी है, ग्रुप पे आपके आपके पास NCERTs पहुंच गई है, मटेरियल्स आ गया है, ठीक है। वेबसाइट पे जाओगे, PYQs अपलोडेड है। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, अपना जाओ अच्छे से पढ़ाई करो एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।